डॉक्टर भूत। इस नावल को तहरीर किया है मसूद जावेद ने। टक्कर। अपनी हमदर्द और शरीफ फितरत के तहत प्रोफेसर तारिक ने कोई कसर उठा न रखी कि राजिया के बच्चे की जिंदगी बचा ली जाए। उसने बेदरीग रुपया सर्फ करके बेहतरीन डॉक्टरों की खदमात हासिल की और इस दौड़ धूप में रात दिन एक कर दिया। इस कोशिश में खुद अपनी फितरत के तकाजे के अलावा उसको सरगर्मे अमल करने वाली उसकी बीवी साजिदा भी थी। साजिदा को वाकई अपनी बहन राजिया से एक वालिहाना मोहब्बत थी। हालांकि खुद राजिया अपनी नफ्सियाती उलझनों के बाइस, जिनकी तशरीह प्रोफेसर तारिक ने की थी, साजिदा से बिगड़ी हुई थी। छोटी बहन की अलमनाक अचानक मौत ने साजिदा को ज़बरदस्त सदमा पहुंचाया था और चूंकि वो खुद भी एक बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए राजिया के बच्चे को जिंदा बचाने के लिए वो एक मां की तरह बेताब थी और उसने अपने शौहर को मजबूर किया था कि उसकी मुर्दा बहन की इस निशानी को बचाने के लिए कोई दकीता फरोगुजाश्त ना करे। लेकिन तमाम इम्कानी कोशिशों के बाद भी राजिया के बच्चे को ना बचाया जा सका। डॉक्टरों का ख्याल था कि अगर राजिया की मौत के फौरन बाद ही कोशिश की जाती तो गालिबन नाकामयाबी ना होती। इस सदमे ने प्रोफेसर तारिक को जितना मुतासिर किया, उससे कहीं ज्यादा उसकी बीवी साजिदा पर गम का पहाड़ तोड़ दिया और वो शदीद किस्म के हिस्टीरिया के दौरों में मुब्तला हो गईं। वाकयात के इस अंधोनाक पहलू के साथ साथ राजिया की मौत का राज दिन ब दिन तारीख होता चला गया। उसकी लाश की आसेबी हरकत और सकनात, जिनका मुशाहिदा फिरोजा ने किया था, उसके सीने के जख्म का राज, फिर वो सफ़ेद बालों से ढका हुआ खौफनाक चेहरा, उसकी ख्वाबगाह में किसी ऐसे पुरस्रार शख्स की मौजूदगी जिसके दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था, वगैरह वगैरह। कप्तान पुलिस प्रेम के पास इन बातों का कोई जवाब ना था। शाहब भी खोया खोया हुआ था। नजमी और फिरोज़ा की भी समझ में ना आया था कि वो किस धुन में हैं। वो या तो अपना वक्त अपनी साइंसी तजुर्बगाह में सर्फ करता या ना जाने क्यों उन दफ्तरों के चक्कर लगाता नजर आता था जो शहर भर में मलेरिया के खिलाफ मुहिम जारी करने के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद से खोले गए थे। लेकिन आखिरकार एक सुबह उसने अचानक टेलीफोन के जरिए कप्तान प्रेम को अपनी कोठी पर तलब किया। ड्राइंग रूम में मेज के गिर्द नजमी और फिरोज़ा भी हस्बे मामूल मौजूद थे। आदत के मुताबिक शाहब ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहना शुरू किया, राजिया की मौत को आज 1 हफ्ता हो रहा है और मुझे ये कहने में पसोपेश नहीं कि अभी तक हम सभी बिल्कुल तारीकी टटोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातें रोशनी में आई हैं जो कि मुमकिन है आइंदा चलकर किसी सही समत में हमारी रहनुमाई कर सकें। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि मैं अब तक जिन नताइज पर पहुंचा हूं वो आपके खुसूसन कप्तान प्रेम के सामने पेश कर दूं, क्योंकि कानूनी लिहाज से ये मेरा फ़र्ज़ है। उसने फिर सिगरेट के धुएं का बादल उड़ाया। शाहब के लिए ये बात कदरे खिलाफ मामूल थी कि वो किसी अहम केस के दरमियान ही अपने अहम नताइज की तशरीह पेश करे। इसलिए कप्तान प्रेम, नजमी और फिरोज़ा एक शदीद बेताबी शौक के साथ उसको तक रहे थे। फिलहाल इन अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन चीज़ों को जहन से निकाल दीजिए जो कि फिरोज़ा ने राजिया की ख्वाबगाह में मुशाहिदा की थीं। शाहब ने कहा, मेरा इशारा राजिया की लाश की आसेबी हरकत और सकनात और उस खौफनाक बूढ़े चेहरे की तरफ है जो सफ़ेद बालों से ढका हुआ था। अगरचे ये चीज़ें खुद फिरोज़ा के वहम का रद्द अमल ना थीं, बल्कि वाकई उनका ताल्लुक ठोस हकीकत से था, तो हमें इस राज का हल मालूम करने के लिए अभी बहुत कुछ तारीकी में मज़ीद टटोलना पड़ेगा और मैं नहीं कह सकता कि हम किस नतीजे पर पहुँचेंगे।
میرے خیال میں موجودہ حالات میں ہم راضیہ کی موت کا راز معلوم کرنے کے لیے شروعات اسی ٹھوس بنیاد پر کریں کہ اس رات راضیہ کی خلوت میں کوئی اور شخص بھی موجود تھا جس کا نام میں نے فی الحال زیرو فرض کر لیا تھا۔ زیرو کی موجودگی کا پہلا ثبوت ان انگلیوں کے وہ نشانات تھے جو ٹیلی فون پر پائے گئے تھے اور جن سے یہ ظاہر تھا کہ اس شخص کے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا موجود نہ تھا، لیکن میں نے محض اس ثبوت کو کافی نہ سمجھ کر مزید تحقیق کی۔ جدید ترین سائنسی اور طبی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر مچھروں کے جسم میں پائے جانے والے اس خون کا تجزیہ کیا جائے جو کہ انہوں نے انسان کے جسم سے چوسا ہے تو اس انسان کے متعلق کئی باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اسی خیال سے میں نے راضیہ کی خوابگاہ میں بہت سے مچھروں کا شکار کیا۔ پھر ملیریا بینچ کنی کے لیے جو مہم چل رہی ہے، میں اس میں بہت سے قابل ملکی اور غیر ملکی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ ان سے مشورہ اور مدد حاصل کر کے میں نے ان مچھروں کے خون کا معائنہ کیا اور ماہرین کی رائے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سے بعض مچھر ایسے بھی تھے جن کے جسم میں ایک مرد کا خون موجود تھا، لہٰذا اب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ راضیہ کی خلوت میں کوئی مرد ضرور موجود تھا۔ شہاب کے تینوں ساتھیوں کی آنکھوں میں استجاب شوق اور تجسس کے احساسات چمک اٹھے۔ شہاب کے تینوں ساتھیوں کی آنکھوں میں استجاب شوق اور تجسس کے احساسات چمک اٹھے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں۔ شہاب پھر بولا، چونکہ عموماً مچھر انسان کے خون سے اپنا پیٹ زیادہ تر اس وقت بھرتے ہیں جب انسان نیند میں غافل ہوتا ہے، اور راضیہ کی موت رات کے 10-11 بجے کے درمیان ہی واقع ہوئی تھی، جبکہ یہ پر اسرار زیرو وہاں موجود تھا اور یقیناً بیدار تھا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مچھروں نے زیرو کا یہ خون زیادہ تر اس سے قبل والی رات میں چوسا تھا۔ ممکن ہے کہ کچھ خون اس وقت بھی چوس لیا ہو جبکہ وہ مسیری کے نیچے پوشیدہ تھا اور فیروزہ کے خوف سے اتنی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مچھروں کو بھگا دے۔ بہرحال یہ شخص صرف اسی ایک رات کو نہیں بلکہ اس سے قبل بھی رات اسی خوابگاہ میں بسر کر چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جس شخص کو ہم زیرو کہہ رہے ہیں وہ اکثر راتیں راضیہ کی خوابگاہ میں گزارتا تھا۔ راضیہ کے بچے کا وجود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق ہمیں صرف ایک سراغ معلوم ہے اور وہ یہ کہ اس کے دانے ہاتھ کا انگوٹھا غائب تھا۔ ابتدا میں یہ سراغ مجھے بہت فیصلہ کن محسوس ہوا تھا، اور جب پروفیسر طارق سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کا چھوٹا بھائی افسر دانے ہاتھ کا انگوٹھا نہیں رکھتا تو شک و شبہ بھرپور حد تک افسر کی طرف منتقل ہونا ہی چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے دوست نجمی نے اپنی تحقیق سے ہماری یہ عمارت مسمار کر دی۔ ان کی رپورٹ نے افسر کے ساتھ ساتھ نادر کو بھی لا کھڑا کیا۔ اب ہمارے سامنے دو انسان موجود ہیں جن کے داہنے ہاتھ انگوٹھے سے محروم ہے۔ اس طرح معاملہ پھر الجھ گیا۔ معاف کیجئے، معاملہ تو آپ خود ہی اپنی باریکی سے الجھا رہے ہیں، نجمی نے فخر سے کہا۔ سیدھی سی بات ہے، افسر اور نادر دونوں کو کپتان صاحب کے حوالے کر دیجئے، پولیس کا ڈنڈا سب کچھ اگلوا لے گا۔ یہ کوئی معمولی چور اچکوں کا معاملہ نہیں کہ پولیس کا دباؤ کام کر جائے گا، شہاب نے کہا۔ پھر یہ زمانہ جمہوریت اور قانون کا ہے۔ تمہاری رائے پر عمل کر کے تو شاید مسٹر پریم کو اپنی نوکری سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ پولیس کے ڈنڈے کو بھول کر ہمیں اس زخم پر غور کرنا چاہیے جو راضیہ کے سینے میں موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ زخم بھی نشانات انگشت کی طرح اسی شخص زیرو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بھی ہمارے اس خیال کی تائید کر دی کہ راضیہ کی موت کی وجہ خواب آور گولیاں تھیں، نہ کہ یہ زخم۔ لہٰذا یقینی بات ہے کہ یہ زخم راضیہ کی موت کے بعد لگایا گیا۔ لیکن یہ تو محمل سی بات ہے، پاگل پن ہے، کپتان پریم بولا۔ بے شک یہ کام کسی صحیح دماغ انسان کا نہیں، شہاب نے کہا۔
इस जख्म की मौजूदगी बताती है कि जीरो या तो वाकई पागल था या राजिया से एक शदीद तूफानी नफरत रखता था। क्या आपको दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर इटली के डिक्टेटर मोसलिनी की लाश का वाकया मालूम नहीं? लोग उससे इस कदर नफरत करते थे कि उसकी मौत से भी उनको तस्कीन ना हुई। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए और लोगों ने उस पर थूक थूक कर ढेर लगा दिया। ये एक तूफानी नफरत का ही इजहार था। नफ्सियाती तौर पर उसकी तशरीह यूं की जा सकती है कि नफरत करने वाले मुसोलिनी को हलाक करने का अरमान रखते थे। उनका ये अरमान पूरा ना हो सका क्योंकि मुसोलिनी पहले ही मर चुका था। लिहाजा नफरत की तिश्नगी को बुझाने के लिए उसकी लाश के साथ ऐसा सलूक करना पड़ा। क्या यही मिसाल राजिया की लाश पर सादिक नहीं आ सकती? यकीनन जीरो को राजिया से एक शदीद तूफानी नफरत थी। वो यकीनन उसको हलाक करके नफरत की आग बुझाना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही वो कत्ल के जुर्म से भी बचना चाहता था। राजिया मोहब्बत की प्यासी राजिया उसको चाहती थी और वो मोहब्बत का फरेब देकर राजिया के जिनसे नामूस तक को लूट चुका था। राजिया को हलाक करने के लिए उसने एक महजूज तरीके से काम लिया। गालिबन उसने साफ साफ बता दिया कि उसको राजिया से मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ जिस्मानी लज्जत चाहता था और अब हमेशा के लिए उससे किनाराकश हो रहा है। हसास राजिया इस सदमे को कैसे सह सकती थी? जीरो उसको छोड़कर गालिबन जीनत तक ही गया होगा कि राजिया ने ख्वाब आवर गोलियों से खुदकुशी कर ली। जीरो इसी का मुंतजर था। वो वापस ख्वाबगह में आया जबकि जहर के असर से तड़प तड़प कर राजिया मसेरी से नीचे गिर पड़ी और चंद मिनट में सर्द हो गई। तो जीरो ने अपनी तूफानी नफरत की प्यास बुझाने के लिए इत्मीनान से राजिया की लाश को सीधा लिटा दिया और उसके सीने में अपना खंजर घोंप डाला। इस तरह उसका ये अरमान भी पूरा हो गया कि अपने हाथ से राजिया को कत्ल करे और ये इत्मीनान भी हो गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अकलनामा में कोई भी उसको कातिल करार नहीं दे सकता, क्योंकि एक मुर्दा इंसान के कल्ब में खंजर उतार देना दुनिया के किसी कानून की रूह से जुर्म कत्ल नहीं कहा जा सकता। मेरे इस बयान की रोशनी में आप देखें तो सब कुछ साफ हो जाता है। मसलन मसेरी पर 2 तकियों की मौजूदगी, सीने पर जख्म की मौजूदगी, फर्श पर एक गैर फितरी सी हालत में लाश का सीधा चिट लेते हुए पाया जाना, जैसा कि फिरोजा ने पहली मर्तबा देखा था। लेकिन बाद में फिरोजा ने कहा, दूसरी बार जब हमने देखा तो लाश में थोड़ा सा तगैर हो गया था, बेशक इसलिए कि लाश ने हरकत की थी। दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई, फिर खिड़की में से झांकती रही, दोबारा फिर फर्श पर जाकर लेट गई। तो फितरी बात है कि पहली पोजीशन से कुछ फर्क हो जाना ही चाहिए था। मगर ये कैसे मुमकिन है? प्रेम ने हैरत से कहा। बिल्कुल मुमकिन है मिस्टर प्रेम, शाह बोला। अगर मेरा नजरिया दुरुस्त साबित हुआ तो मैं वक्त आने पर दिखाऊंगा कि ये बात कैसे मुमकिन है। फिलहाल हमें जीरो के मुतालिक गौर करना जरूरी है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, राजिया के सीने का जख्म जीरो की शख्सियत के मुतालिक ये जाहिर करता है कि उसको राजिया से शदीद नफरत थी, ऐसी नफरत कि जो किसी हद तक दिमागी तवाज़न को भी गड़बड़ कर देती है। देखना यह है कि ये बात अफसर पर सादिक आती है या नादिर पर। इसी मकसद के लिए मैंने आज यहाँ उन दोनों को तलब किया है और दोनों ने आने का वादा भी कर लिया है। मेरा अंदाज़ा यह है कि हमें एक दिलचस्प और हंगामा खेज मुलाकात के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शाहब मुस्कुराकर खामोश हो गया। हंगामा खेज क्यों? प्रेम ने हैरत से कहा। इसलिए कि मुझे आज उन दोनों पर एक नफ्सियाती ऑपरेशन करना है। चंद मिनट बाद नादिर और अफसर जुदा जुदा शाहब की कोठी आशियाना पर आ मौजूद हुए। गालिबन शाहब ने ही ऐसा इंतज़ाम किया था कि दोनों एक साथ ना आएं। नादिर पहले आया और अभी वो नजमी को पहचान कर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा ही था कि अफसर भी आ गया। फौरन ही नादिर की मुस्कुराहट गायब हो गई।
ایک ہی نظر میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نادر اور افسر کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ انہوں نے کچھ بدمزہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن کپتان پولیس کی موجودگی نے ان دونوں کی توجہ کو ایک مرکز پر موڑ دیا۔ یقیناً ان کو یہاں ایک اعلیٰ پولیس کی موجودگی کی توقع نہ تھی۔ تشریف رکھیے آپ حضرات، شہاب نے سوکھے لہجے سے کہا، اور خلاف معمول سگریٹ پیش کیے بغیر ہی ایک دم بولا، آپ دونوں صاحبان سے راضیہ کی موت کے متعلق چند سوالات کرنے ہیں، اور میں نے مناسب سمجھا کہ آپ دونوں سے ایک ساتھ ہی ملاقات کر لی جائے۔ معاف کیجئے، افسر بول اٹھا، راضیہ کی موت سے بھلا میرا کیا تعلق؟ تو پھر آپ کے خیال میں اس سوال کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے؟ شہاب نے گرفت کی۔ مناسب ہو تو پہلے یہی سوال کسی اور سے کیجئے، افسر نے گول مول کہا، لیکن ظاہر تھا کہ اشارہ نادر کی طرف تھا۔ نادر خاموشی سے مسکراتا رہا۔ وہ یقیناً مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا جانتا تھا۔ بہتر ہے کہ میں دونوں صاحبان کے سامنے ایک نہایت اہم بات پیش کروں، شہاب بولا۔ یہ بات قطعی ثابت ہو چکی ہے کہ اپنی موت کے وقت راضیہ خوابگاہ میں تنہا نہ تھی۔ وہاں ایک نامعلوم مرد بھی موجود تھا جس کا نام میں نے زیرو فرض کر لیا ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ زیرو صرف اسی ایک رات کو نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اکثر راتیں وہاں بسر کر چکا تھا، اور زیرو کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ اس کے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا غائب تھا۔ اگر شہاب اور اس کے ساتھیوں کو یہ توقع تھی کہ اس انکشاف سے نادر اور افسر پر کوئی زبردست اور معنی خیز اثر ہوگا تو یہ توقع بالکل بے بنیاد ثابت ہوئی۔ انہوں نے نہ تو کسی حیرت کا اظہار کیا نہ خوف کا، بلکہ صرف مسکراتے رہے۔ اور چونکہ انگوٹھے کا یہ عیب ہم دونوں میں موجود ہے، اس لیے آپ کا خیال ہے کہ ہم دونوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی زیرو ہے، نادر بولا۔ کیا آپ اس عزت لال کو غلط سمجھتے ہیں؟ شہاب نے کہا، جی نہیں، میرا مطلب تو یہ ہے کہ اب تو سارا کام ہی آسان ہو گیا ہے، نادر نے جواب دیا۔ ہم دونوں میں کون زیرو ہو سکتا ہے؟ غالباً آپ خود ہی بڑی آسانی سے سوچ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ افسر بڑک اٹھا۔ آپ مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ نادر طنزیہ مسکرایا۔ دنیا جانتی ہے کہ ہم دونوں میں سے کون راضیہ سے زیادہ قریب تھا۔ مجھے راضیہ سے سخت نفرت تھی۔ میں ہر بھدی چیز سے نفرت کرتا ہوں، افسر نے کہا۔ اور آپ کو؟ شہاب نے نادر سے سوال کیا۔ مجھے راضیہ سے ہمدردی تھی۔ میں بھدی چیز سے ہمدردی رکھتا ہوں، لہٰذا ثابت ہوا کہ آپ راضیہ سے رومان لڑا رہے تھے۔ افسر نے حملہ کیا۔ بالکل غلط۔ راضیہ سے رومان لڑا کر اس کی عزت آبرو کو لوٹنے والا وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جو اس سے ہمدردی رکھتا ہو؟ نادر نے مسکرا کر کہا، اس کو نقصان پہنچانے والا تو وہی ہو سکتا ہے جو اس سے نفرت کرتا ہو۔ ٹھیک ہے نا مسٹر شہاب؟ یہ انتہائی مکار شخص ہے مسٹر شہاب، افسر نے غصے سے کہا۔ آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اور اپنے بڑے بھائی کے متعلق کیا خیال ہے جناب کا؟ نادر نے چوٹ کی۔ کیا وہ بھی کسی مکاری کی وجہ سے ہی آپ کو اس شرمناک حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ غریب راضیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ محبت کا کھیل شروع کر دیں؟ تم اور وہ دونوں ہی میرے خلاف سازش میں شریک ہو، افسر نے برہمی سے کہا۔ تم نہیں چاہتے کہ میں اور شہلا ایک ہو سکیں۔ تمہیں ڈر ہے کہ شادی کے بعد شہلا تمہارے کلب کو چھوڑ دے گی اور تمہاری آمدنی پر تباہ کن اثر پڑے گا۔ رہے میرے بھائی صاحب طارق تو وہ ایک دقیانوسی خیال کے آدمی ہیں۔ وہ شہلا کو ایک ذلیل رقاصہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح آپ دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ مجھے شہلا سے محروم کر دیں، اور اسی مقصد کے تحت آپ دونوں نے مجھے راضیہ کے ساتھ بدنام کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے تاکہ میں شہلا کی نظروں سے گر جاؤں۔ کیا آپ اپنے بڑے بھائی مسٹر طارق کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ شہاب نے کہا۔ بے شک،
यूं तो मैं हर उस शख्स को दुश्मन समझता हूं जो मेरे और शहला के रास्ते में हाइल हो, लेकिन तारिक भाई का मामला तो बहुत पुराना है। क्या मतलब? साहब ने हैरत से कहा। आपको मालूम नहीं मिस्टर साहब, वरना आपको हैरत ना होती। अफसर ने कहा, तारिक भाई तो बचपन से ही मेरी तरफ से बुग़्ज़ अनाद रखते हैं। मेरा तो ख्याल है कि तारिक जैसा शरीफ इंसान दुनिया में कभी किसी से भी बुग़्ज़ अनाद नहीं रख सकता। कप्तान प्रेम बोला, बहुत कम लोग हैं जिनको असल वाक़यात का इल्म है। अफसर ने कहा, मजबूरन मुझे कहना पड़ता है कि तारिक भाई ने कभी भी मुझे भाई नहीं समझा। उनके दिल में हमेशा से ही मेरी तरफ से कदूरत रही है। उन्होंने हमेशा मेरी मुसर्रतों को तबाह करने की कोशिश की है। इसकी एक नफ्सियाती वजह यह है कि बचपन से ही वो मेरे हरीफ रहे हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में वालदा मुझे कहीं ज़्यादा चाहती थीं। वालिद के इंतकाल के बाद जब हम लोग बेयारो मददगार रह गए तो उसी ज़माने में एक खौफनाक पुरअसरार बीमारी का हमला तारिक भाई पर हुआ, जिसकी वजह से वो एक आँख और एक बाजू से माजूर हो गए और अस्पताल में ऑपरेशनों की भरमार ने उनकी शक्लो सूरत भी बिगाड़ दी। उनकी इसी बीमारी का कुछ असर खुद मुझ पर होना शुरू हो गया था, जिसके नतीजे में मुझे बाद में अपने अंगूठे से महरूम होना पड़ा। मज़ीद खराबी के खौफ से वालदा मुझे लेकर और तारिक भाई को छोड़कर चली गईं और तारिक भाई महज अस्पताल में डॉक्टरों के रहमो करम पर तन्हा रह गए। अगर ये कोई बेरहमाना बात थी तो इसके लिए मैं कसूरवार ना था, लेकिन तारिक भाई ना सिर्फ वालदा के दुश्मन बन गए बल्कि मुझसे भी शदीद नफरत करने लगे। लेकिन इस नफरत के बावजूद वो आपकी परवरिश करते रहे हैं, नादिर ने एतराज़ किया, और आपके तमाम अखराजात के कफील भी गालिबन वही हैं। शहाब ने कहा, उसकी एक अहम वजह है। अफसर ने जवाब दिया, वालदा की मौत उनके ही बेरहमाना सलूक का नतीजा थी। उन्होंने वालदा से इंतकाम लेने के लिए कुछ ऐसी नाकाबिले बयान बातें की कि वालदा ने गमो आलम से पागल होकर खुदकुशी कर ली। फिर शहाब ने दिलचस्पी से पूछा, ये राज दुनिया में आज तक सिर्फ मुझे ही मालूम था कि वालदा की खुदकुशी की जिम्मेदारी तारिक भाई पर थी। अफसर ने कहा, इस राज को राज ही रखने के लिए उन्होंने मेरी परवरिश कबूल कर ली और मुझे एक जलील ब्लैकमेलर की तरह रुपया देकर खामोश रखने की कोशिश करते रहे। लेकिन मैं देखता हूं कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। उन्होंने ना सिर्फ शहला की नज़र में जलील करने के लिए मेरे और राजिया के नाजायज़ ताल्लुकात का ढोंग रचाया है, बल्कि अब राजिया की मौत के सिलसिले में भी गालिबन मुझे फांसने के लिए आप हजरात के कान भरे हैं। उनमें इतनी हिम्मत तो थी ही नहीं, उनमें इतनी हिम्मत तो हो ही नहीं सकती थी कि खुल्लम खुल्ला या ज़बरदस्ती मुझे और शहला को बाहमी शादी से रोक दें। लिहाजा ये मक्काराना तरीके इख्तियार कर गए और अपने मफाद के मद्देनज़र नादिर भी इनके साथ हो गए। लेकिन मैं आपको कसमिया यकीन दिलाता हूँ कि राजिया से मेरा कोई ताल्लुक़ कभी रहा ही नहीं। राजिया अगर किसी ऐसे शख्स के फ़रेब मोहब्बत का शिकार होकर माँ बनने पर मजबूर हो गई जिसके एक हाथ का अंगूठा गायब था, तो आप हजरात अपनी बदजनी को भूलकर मेरे तरफ से नज़र हटा लीजिए और करीब ही तलाश करके देखिए। यकीनन आपको हकीकी मुजरिम मिल जाएगा। और ज़ुबान बंद कीजिए मिस्टर अफसर, नादिर ने पहली बार गुस्से से कहा, आप हद से तजावज़ कर रहे हैं। क्या तुम राजिया के बच्चे के नाजायज़ बाप? शट अप। नादिर तैश में खड़ा हो गया। इससे बेशतर के शाहब दखल दे सकता। अफसर का गैज़ो गज़ब भी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। बिजली की तरह तड़प कर उसका एक घूंसा नादिर के मुंह पर पड़ा और नादिर के दांत होठों में घुस गए। आनन फानन उसने कुर्सी उठाई और अफसर की तरफ खींच मारी। अफसर ने बचने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी का एक पाया उसके रुखसार को छीलता हुआ चला गया। शाहब, नजमी और प्रेम बीच में ना कूद पड़ते तो ना जाने नौबत कहाँ तक पहुँचती।
इस पर भी दोनों अपने जख्मों के खून से भर गए थे। साहब और कप्तान प्रेम की डांट डपट ने उनको जल्द ही ठंडा कर दिया। क्यों ना इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। कप्तान प्रेम की इस धौंस ने आंख पर पानी का काम किया। साहब ने फिरोजा को इशारा किया और चंद मिनट में ही फर्स्ट एड के तौर पर उनकी मरहम पट्टी कर दी गई। फिजा को तब्दील करने के लिए साहब बोला, बराहे कराम ये मारपीट किसी और मौके के लिए रख छोड़िए, इससे किसी को कोई फायदा ना होगा। मैंने इस हंगामा खेजी के लिए आपको नहीं बुलाया है। साहब मायने खेज अंदाज में अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया। आप दोनों से मैं एक आखिरी और इंतहाई अहम सवाल करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अपनी और सबकी भलाई के लिए आप सच सच जवाब देंगे। फरमाइए, नादिर मुंह बनाते हुए बोला। क्या आप दोनों साहिबान को राजिया की मुलाकातियों में कभी कोई ऐसा शख्स नजर पड़ा है, ऐसा खौफनाक बूढ़ा शख्स जिसका चेहरा सफ़ेद बालों से ढका हुआ हो, लंबे घने सफ़ेद बाल? नादिर ने कोई जवाब ना दिया। वो गैज़ आलूद नज़रों से अफसर की तरफ देख रहा था, लेकिन अफसर की हालत एकदम बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ की जर्दी छा गई थी और उसकी आंखों में एक ऐसी कैफियत थी जैसे उसकी नज़रें कमरे की दीवार को पार करके दूर किसी चीज़ को देख रही हों। क्या आपकी तबीयत कुछ खराब है? साहब ने उसको सहारा दिया। खराब? वो खोया खोया बोला। आपने एक ऐसी चीज़ का तस्करा कर दिया है कि जिसका तसव्वुर भी जिस्म में खून को जमा देने को काफ़ी है। सफ़ेद बालों से ढका हुआ बूढ़ा खौफनाक चेहरा, वो एक आसेब है, एक शैतानी रूह। आज तक उसे कोई भी नहीं समझ सका।